नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, आज ही यूपी पुलिस एग्जाम डेट आई है जो 23 अगस्त से शुरू है और 31 अगस्त 2024 को आखिरी पेपर होगा। 23 अगस्त को पहला पेपर होगा और 31 अगस्त को लास्ट पेपर होगा। एक दिन में दो पाली होंगे और लगभग 50 लाख बच्चों को 5 लाख पर शिफ्ट के हिसाब दिन के हिसाब से बांट दिया गया है। मेरी बात आप ध्यान से समझिए। 10 शिफ्ट में होने वाला ये एग्जाम आपको समझना होगा कि आप किस हिसाब से तैयारी करें, किस जगह से कम डाटा के साथ पढ़ें और चीजें बहुत अच्छी हो आपके लिए। अगर आप देखेंगे तो YouTube पर लगभग हजारों वीडियो आपके पास पड़ी है स्ट्रेटेजी की, कैसी पढ़ा जाए। अंतिम 2 दिनों में भी YouTube पर वीडियो पड़ता है कि ये क्लास कर ली जाए आपको नौकरी मिल जाएगी। अंतिम लास्ट 1 घंटे पर भी एक वीडियो YouTube पर डाला जाता है कि इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। आप समझिए, आपको अपनी मेहनत ही नौकरी दिलाएगी। अंतिम 1 दिन 2 दिन 10 दिन पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। आपके पास अभी भी 1 महीने से कम समय है। लगभग ये मान के चलिए 28-29 दिन आपके पास हैं। इन 28-29 दिनों में आप शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से मेहनत कीजिए और डेली उसे अचीव कीजिए। इन सब को लेकर एक वीडियो बहुत जल्द आपके इस चैनल परिवर्तन क्लासेस पर आने वाली है। तो अगर आप इस चीज को लेकर उत्सुक हैं जानने के लिए तो कमेंट बॉक्स में थंबनेल का निशान दीजिए और हमें एक बार सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और याद रखिएगा, अभी 1-2 दिन तो यूट्यूब पर काफी ज्यादा चीजें आएंगी कि ये किया जाए वो किया जाए। बड़े धैर्य से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हुए क्लास में चला जाए। इस क्लास को कराने का मेन उद्देश्य क्या है आप इसे भी समझ लें। तो क्लास कराने का मेन उद्देश्य ये है कि आप कैसे ये अंदाजा लगाएं कि प्रीवियस एग्जामों में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जो आए हुए एग्जाम 2024 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी के 4 शिफ्टों में जो एग्जाम आए थे, वो किस तरह के प्रश्न पूछता है, हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए और कैसे हम सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस हिसाब से करें और अब जीएस में एक बेहतर स्कोर करेंगी कम चीजें पढ़ने के बावजूद भी। चलिए क्लास शुरू किया जाए। और ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला कमिश्नर कौन हो? कमिश्नरी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का सब सर्वोच्च जिले वाला। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, एसीपी, डीजीपी तो ये पूरे, डीसीपी ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होता है। अगर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर अभी मैंने कल ही आपको बताया था। एक बार प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुआ? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है पुलिस में? सर्वोच्च पद कौन सा है और सबसे छोटा पद कौन सा है? सबसे छोटा पद कौन सा है? सबसे छोटा पद कौन सा है जिसे हवलदार बोला जाता है? अब जी याद रखिएगा। स्थापना हुआ 1800 कब? 63 में। और प्रयागराज, प्रयागराज वर्तमान इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। बात करें सर्वोच्च पद होता है डीसीपी। सर्वोच्च पद कौन होता है? डीसीपी नहीं, डीएसपी। कौन होता है? डीएसपी। सबसे छोटा पद हवलदार, हवलदार। और पूछ रहा है जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पद कौन सा है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। वर्तमान में डीएसपी कौन है उत्तर प्रदेश के? इस चीज को बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीएसपी कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है प्रशांत कुमार। वर्तमान में कौन है? प्रशांत कुमार। वर्तमान डीएसपी का नाम क्या है? प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल मतलब जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सोयाबीन, ये तो नहीं होगा। गेहूं, गेहूं इसका सही जवाब है क्योंकि गेहूं रबी महीने यानी ठंडी में बोई जाती है। तो एक प्रश्न याद रखिएगा, फसल, जो फसल है इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक होता है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ फसल। उसके बाद एक होता है जायद फसल, जायद फसल। फिर उसके बाद क्या होता है?
रबी की फसल, फसल, फिर उसके बाद कौन सा फसल होता है, फिर उसके बाद होता है रबी की फसल। बात करें खरीफ फसल कब बोई जाती है, खरीफ फसल कब बोई जाती है, कोई मुझे बताएगा? ध्यान से सुनिए, आपकी जो खरीफ फसल है ये बोई कब जाती है, ये जून जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, तो ये काटी जाती है सितंबर और अक्टूबर माह में काटी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से फसल आएंगे, कौन कौन से फसल आएंगे किसमें, खरीफ फसल में, तो याद रखेंगे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, ज्वार, ज्वार, कपास, कपास, चावल। जो एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं एज इट इज आप वही एग्जाम्पल ही पढ़ के चले जाएं, 101% आपको उस एग्जाम्पल से ही प्रश्न बन जाएगा। ज्वार, कपास, चावल। फिर इसके बाद आपसे बात करें कि कौन सा फसल और भी होता है, मक्का, मक्का, और कोई फसल होता है सोया, तिल, यानी तिलहन, तिलहन। अच्छा, जायद की फसल, जायद की फसल हमें ज्यादा लाभ देती है, तो ये कब बोई जाएगी, गर्मी के महीने में, यानी ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। बोई कब जाती है, ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। काटी कब जाती है, मई जून में ये काट ली जाती है। अच्छा, अगर इसमें बताएं कौन सी फसल आती है, तो जैसे खरबूजा, खरबूजा इसमें आएगा, तरबूजा, कौन कौन सी फसल आएगा आप समझे, खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा, तरबूजा, और इसके बाद ककड़ी, ककड़ी, खीरा, खीरा, उड़द, खीरा, उड़द को काट दीजिए, मूंग कर लीजिए। क्या कर लेंगे, मूंग, और एक होता है सूरजमुखी, एक क्या होता है, सूरजमुखी। अब आते हैं इस प्रश्न पर, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, कब काटी जाती है। तो याद रखेंगे रबी की फसल ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और ये काटी कब जाती है, तो ये फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में ये क्या की ली जाती है, काट ली जाती है। और बात करें इसका एग्जाम्पल कि रबी की फसलों में कौन आती है, तो रबी की फसल में याद रखेंगे गेहूं, गेहूं के सीजन में क्या बोया जाता है, तो गेहूं में हम बोते हैं मटर। गेहूं के सीजन में जौ भी बोया जाता है, जौ, गेहूं के सीजन में क्या बोया जाता है अगर आपको पता हो, तो जौ बोया जाता है गेहूं के ही सीजन में। गेहूं, मटर, जौ, और भी कोई चीज बोया जाता है गेहूं के सीजन में, अगर आपको पता हो तो उसे लिख लीजिएगा। ये वो चीजें हैं जो एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, और एग्जाम में पूछ क्या रहा है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं कौन सी फसल है, रबी फसल। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार भी होने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इस फसल को लेकर जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो कौन सा बंदरगाह है, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका एक दूसरा नाम भी है नहावा सोवा बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह, दूसरा नाम क्या है इसका, नहावा सोवा बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखेंगे कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये बंदरगाह मुंबई में, कौन सी मुंबई, नई नवी मुंबई में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, ये कोचीन में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, कोचीन में है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में। दो एक बंदरगाह है जो आप मुझे बता दीजिए कौन सा बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है। जैसे आपसे पूछ ले पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, पारादीप पोर्ट कहाँ पर है। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले कोचिकल पोर्ट कहाँ पर है, कोचिकल पोर्ट कहाँ पर है। मांडवी पोर्ट कहाँ पर है, मांडवी पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है,
ओखा पोर्ट कहाँ पर है? ओखा, ओखा पोर्ट कहाँ पर है? दहेज पोर्ट कहाँ पर है? ओखा पोर्ट कहाँ पर है? दहेज पोर्ट कहाँ पर है? मारमागुआ पोर्ट कहाँ पर है? मारमागुआ पोर्ट कहाँ पर है? और आपसे एक पूछ लेगा कि पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखेंगे किसका जवाब कौन सा होगा? पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो अंडमान निकोबार में। मारमागुआ पोर्ट कहाँ पर है? गोवा में है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में, स्वतंत्रता के बाद बनाया गया हुआ पूर्वी घाट का पहला बंदरगाह है। कोचिकोड बंदरगाह कहाँ पर है? तो केरल में है। मांडवी बंदरगाह कहाँ पर है? ओखा, ये तीनों बंदरगाह आपके जो हैं ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह आप मुझे बता पाएंगे? कराईकल बंदरगाह कहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कराईकल। कराईकल बंदरगाह कहाँ पर है? कराईकल बंदरगाह कहाँ पर है? तो याद रखेंगे जो कराईकल बंदरगाह है वो कहाँ पर है? तो कराईकल बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। कराईकल बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देखा जाए अगले प्रश्न के बारे में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए, नोट करते हुए चलेंगे। याद रखेंगे क्लास की चीजों को नोट करते हुए जब आप अपने कॉपी में चलेंगे ना, और उस कॉपी का जब आप 2 से 3 बार रिवीजन मारेंगे, आप एग्जाम में कमाल करेंगे। आपसे ज्यादा कोई जीएस में नहीं कर पाएगा। अगर बहुत बड़ा तुरंखा अपने आप में होगा तो शायद 1-2 प्रश्न सही कर ले। बाकी आप चाहे बिगनर हो चाहे नए हो, अगर इस क्वेश्चन या इस प्रैक्टिस सेट को करके जा रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपका जीएस में प्रदर्शन शानदार होने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी हटा दिया था? तो बंगाल विभाजन। असहयोग आंदोलन तो 1922 में हुआ है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ है? ये हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कब हुआ था? तो ये तो बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो चौरी चौरा कांड याद रखेंगे। 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक एरिया पड़ता है चौरी चौरा। इस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अच्छा, बात करें असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1920 में। बात कर रहा है मोहनदास करमचंद गांधी। चाहे महात्मा गांधी कर ले लीजिए चाहे मोहनदास करमचंद गांधी कर लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस बार भी यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। एक पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ग्राम स्वराज। अगली पुस्तक ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज। उसके बाद हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज ये पुस्तक जरूर याद रखिए। इतिहास की कुछ घटनाएं हैं मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। यूपी पुलिस के हिसाब से बहुत जरूरी है। 1905, 1906, 1907, 1911, 1915, 1916, 1917, 1920। अब ध्यान से आप चीजें समझिए। बात करें 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। इससे ठीक 1 साल पहले विश्वविद्यालय एक्ट आया था 1904 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना पेपर में बहुत पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस को कई सारे अधिवेशन हुए हैं लेकिन सूरत अधिवेशन हुआ।
कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल बट गए थे। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है कि किस दल में, किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का बंटवारा हो गया था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, अध्यक्षता रास बिहारी घोष। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। और इस दरबार में यह निर्णय लिया गया था कि भारत की राजधानी, जो दिल्ली राजधानी है, वो कहाँ पर आएगी? दिल्ली आएगी। और जो बंगाल विभाजन है उसे क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। 1915, याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां से भारत आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जिस वजह से हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। और कांग्रेस की इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस की गरम दल और नरम दल एक हो गए। तो पेपर में पूछा गया है कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। 1917 में क्या हुआ था? तो याद रखेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कौन सा क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में पड़ता है। जबरन नील की खेती के लिए सत्याग्रह करवाया गया था। और इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। किसके द्वारा ये शुरू हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और इसी असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद किया गया था। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा कांड होता है। बंद इस नाते किया गया था क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और यहाँ पर हिंसा हो गई थी, तो जिस वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखें। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। यूनेस्को स्थल पोर्ट ऑफ मून कहां पर है? तो याद रखेंगे, फ्रांस में। बात करें यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ था नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। भारत इसका सदस्य देश कब बना था? 1946 में। यूनेस्को याद रखेंगे 18 स्थल नहीं है। यूनेस्को भारत में 42 स्थल विश्व विरासत घोषित किए हैं। विश्व विरासत घोषित किए हैं। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व विरासत स्थल घोषित किए हैं? तो 42। अब इन 42 विश्व विरासत स्थलों को अगर देखा जाए और आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब पहली बार घोषित किया गया था तो किस किस चीज को घोषित किया गया था? ताजमहल का किला, ताजमहल, आगरा का किला, आगरा का किला, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, और अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा कहाँ पर? इन सब को शामिल किया गया था 1983 में। पेपर में पूछा जाता है इसमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं हुआ था 1983 में। मैंने आपसे बताया 42 स्थल है। तो 42 स्थल में अगर बात करें तो कौन कौन सा स्थल पेपर में बहुत पूछा जाता है? 39वां, 40वां, 41वां और 42वां। तो याद रखेंगे, 39वें स्थल के बारे में अगर पूछा कि 39वां स्थल कौन सा है, तो 39वां स्थल है रामप्पा मंदिर, रामप्पा टेम्पल।
और यह है कहाँ पर, यह है तेलंगाना में। 40वां की बात करेगा तो धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। 41वां की बात करेगा तो शांति निकेतन आश्रम, शांति निकेतन आश्रम, शांति निकेतन आश्रम, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। 42वां क्या है, कर्नाटक का होयसल मंदिर, कर्नाटक का होयसल मंदिर, ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक। और याद रखेंगे यही यूनेस्को जो है वो 18 अप्रैल को, वो 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल घोषित करती, विश्व विरासत स्थल मनाती है, विश्व विरासत स्थल मनाया जाता है। इसकी बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस के पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस शहर में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है जो देश इसमें शामिल है, सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो सदस्य देश की संख्या 195 है। फिलिस्तीन इसका 155वां सदस्य देश घोषित हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें यूनेस्को को लेकर तो याद रखेंगे यूनेस्को, यही जो यूनेस्को है ये विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार भी देता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग, कलिंग पुरस्कार देता है, कलिंग पुरस्कार देता है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देता है, कलिंग पुरस्कार देता है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, तो वो कहां पर है, मेरठ। अब बात करा है स्वतंत्रता संग्राम की, तो याद रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम भारत में कब हुआ है, तो 1857 की क्रांति का आप नाम सुने हैं, सुने हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, सुने ही होंगे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से प्रश्न क्या पूछता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, इसका प्रतीक था कमल और रोटी, इसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। इसके बाद अगर दूसरा बात करूं कि किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को देखा था, किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को देखा था, इतिहासकार देखा, इतिहासकार देखा तो उसका नाम है यशवंत सेन, यशवंत सेन। किस उर्दू कवि ने, किस उर्दू कवि ने 1857 की क्रांति को देखा था, तो मिर्जा गालिब। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत का शासक कौन था, 1857 की क्रांति के समय भारत का, भारत का शासक कौन था, तो भारत का शासक उस समय हुआ करता था बहादुर शाह जफर, बहादुर, दिल्ली पे था ये, बहादुर शाह जफर। कौन होता था, बहादुर शाह जफर उस समय हुआ करता था। 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस, से याद रखेंगे। और पहला जो मेरठ से ही 34वीं एनआई फील्ड के द्वारा, आप नाम सुने होंगे, एक बहुत फेमस है मंगल पांडे, मंगल पांडे के बारे में अगर मैं कभी आपको बताऊंगा और 1857 की क्रांति स्पेशल पढ़ाऊंगा तो जहां से प्रश्न पूछेगा यूपी एग्जाम में वो इतना काफी है आपके लिए। लेकिन जब कभी और भी एग्जामों के लिए मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मंगल पांडे का किरदार कैसा है। अभी के लिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये करंट का क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, स्वास्थ्य सेवा में। अगला प्रश्न, जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो याद रखेंगे 812 है, 912, कितना है, 912। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखें यूपी की जनगणना, जनगणना 2011 अगर बात करें जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, ये औसत जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात यहाँ पर बता ही दिया है।
अगर इसके अलावा बताए साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर जो यूपी की है वो है 67.72%। अच्छा, इसमें मेल फीमेल की भी आती है। बात करें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, ये पूरा कुल कुल साक्षरता दर की बात कर रहा है। अगर बात करें पुरुष साक्षर, पुरुष साक्षर या फिर बात करें महिला साक्षर, महिला साक्षर, पुरुष साक्षर की बात करेगा तो याद रखेंगे पुरुष साक्षर है 57.2%। और अगर आप इस 67 का दोगुना करें सतहत्तर पॉइंट तीन परसेंट, 77.3, ये मेरी ट्रिक है, मुझे इस ट्रिक से याद है, अपना ध्यान में। पुरुष साक्षरता कितने हैं 77.3% और महिला साक्षर कितनी है 57.3%। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें 57.2%। बात करें इसी यूपी की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर दर्ज हुई है, सर्वाधिक, और सबसे कम कहां पर दर्ज हुई है, सबसे कम। तो सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज हुई है प्रयागराज में, प्रयागराज में। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर दर्ज हुई है, महोबा। सबसे कम जनसंख्या कहां पर दर्ज हुई है, महोबा। ये प्रयागराज और महोबा आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां दर्ज हुआ है, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर अगर उत्तर प्रदेश में बात करेगा तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध। सबसे अधिक कहां पर दर्ज हुआ है, तो सबसे अधिक दर्ज हुआ है गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम की बात करेगा तो कहां पर दर्ज हुआ है, तो याद रखेंगे श्रावस्ती। अच्छा, अगर बात करें, ये तो समग्र साक्षरता दर है, लेकिन बात करें कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में किस जिले में है उत्तर प्रदेश में, तब गौतम बुद्ध नगर होगा। और सबसे कम कहां पर है, श्रावस्ती में। चाहे पुरुष की बात करें चाहे टोटल बात करेगा तो यही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है, तब गौतम बुद्ध नहीं होगा, तब कानपुर होगा। और सबसे कम की बात करेगा तो श्रावस्ती होगा, इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर चला जाए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम एवं वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में, 2023 होगा, ये 2023 होगा। 2023 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये समझ, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा, तो याद रखेंगे 12 जून को मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चला जाए, करेंट का है ये। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण, यानी किसी विमान पर या हवाई अड्डों पर कोई अपहरण हो जा रहा है, किसी विशेष बल को क्या बोल रहा है, विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इस तरह की सुरक्षा स्थितियों की जवाब देने के लिए विशिष्ट बल का गठन किया गया, उसका नाम क्या है। बहुत ही आसान आप जवाब देंगे, उसका नाम क्या है, एनएसजी, एनएसजी। अच्छा, इन फोर्सों का गठन कब हुआ, अगर आप ध्यान दें तो एनएसजी का गठन हुआ था 1984 में, आरपीएफ का गठन हुआ था 1985 में, 1985 में। इसके बाद बात करें, एनआईए का गठन हुआ था 2008 में, सीबीआई का गठन हुआ था 1963 में। और इन चारों का मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है, यानी राजस्व परिषद की स्थापना, राजस्व परिषद की स्थापना कहां पर हुआ है, तो याद रखेंगे ये हुआ है मेरठ में। कहां पर, नहीं मेरठ में नहीं हुआ है, इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इलाहाबाद। अगले प्रश्न पर चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश
संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, यानी किस देश के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास, तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के साथ। बात करें श्रीलंका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है अगर आप ध्यान दें? तो श्रीलंका के साथ जो युद्धाभ्यास होता है, एक तो होता है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ? भारत और श्रीलंका के साथ। एक होता है स्लिनेक्स, स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और श्रीलंका के साथ होता है। केवल अगर मित्र की बात करेगा तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ होता है। और कुछ युद्धाभ्यास है जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है डस्टलिक युद्धाभ्यास, डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अच्छा, बात करें पूर्वी ब्रिज युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? पूर्वी ब्रिज युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? पूर्वी ब्रिज युद्धाभ्यास ये होता है भारत और ओमान के साथ। किसके साथ होता है? भारत और ओमान के साथ होता है। एक प्रश्न याद रखेंगे आप बहुत कि वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो वरुण युद्धाभ्यास होता है आपका भारत और फ्रांस के साथ, भारत और किसके साथ? फ्रांस के साथ होता है। बात करें धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के बाद आपसे पूछ लेगा टाइगर, टाइगर टाइम्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? एक युद्धाभ्यास का नाम ही केवल युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? और एक आपसे पूछ लेगा धर्म गार्जियन, सी गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? सी गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? प्रश्न ध्यान से समझिए। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है ये होता है भारत और जापान के साथ, भारत और जापान के साथ। टाइगर ट्रम्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? ये दोनों होते हैं भारत और अमेरिका के साथ। किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। सी गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? चीन और पाकिस्तान के साथ। सी गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? चीन और पाकिस्तान के साथ। अगले प्रश्न पर चला जाए। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? नई भारत हरित ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो ये कहां से दिखाए हैं? अयोध्या से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लॉक, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पेसनेबल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? ये भी करंट अफेयर है। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, आप कहेंगे सर इसमें करंट अफेयर कितना आया? तो याद रखेंगे 17 फरवरी को पहली शिफ्ट और 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन था। लेकिन जब 18 फरवरी को ये एग्जाम हुआ तो 18 फरवरी को इस एग्जाम में करंट अफेयर 9 9 10 10 पूछ लिए गए। और इसी वजह से बच्चे काफी असहज महसूस किए कि करंट अफेयर इतना ज्यादा कैसे आया। एग्जाम का पैटर्न है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। हम आपको उस हिसाब से तैयारी करवा कर लेकर चलेंगे कि एग्जाम कुछ भी पूछे, आप जीएस में उतना नंबर करके आएंगे जितना अगला बच्चा पिछले 5 साल से पढ़ रहा है उसने किया है। इतना तो आप विश्वास रखिए। एक बात याद रखिएगा, नौकरी सबको नहीं मिलती, मेहनत करने वालों को ही मिलती है। और जो मेहनत करता है आज तक कभी एक बच्चे को नहीं बता पाएंगे जो बेरोजगार हो और जिसने खूब मेहनत किया हो। समय लगता है सफलता में, आज वो समय है आपके पास जो 1 महीने से कम समय मिला है, आप इसमें अपना पूरा जी जान दम जो भी हो आपके पास आप सारी चीजें झोंक दीजिए। क्योंकि आप 2 दिन ना भी खाओगे आप नहीं मरोगे, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिली ना आप जीते जी मर जाओगे। ये चीज याद रखना मेरी। अगर आप 2 दिन एक टाइम खाकर जिंदा रह सकते हो तो रह लो, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो आप जीवन जीते जी भी क्या हो जाओगे? मर जाओगे। नौकरी बहुत जरूरी है। अगर नौकरी आपके पास है तो आप अपनी बहन की शादी कर सकते हैं, आप अपने भाई की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं जो जीवन भर उन्होंने नहीं पाया है। अगर आपके पास एक नौकरी है तो आप एक घर बनवा सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो नौकरी केवल आपको ही नहीं बदलेगी, आपकी पूरी पीढ़ी को बदलेगी, इस चीज को याद रखिएगा। और ये वो जो दिन है आपके पास 27 28 दिन, इन दिनों में आपको 14 घंटे 15 घंटे अगर 18 घंटे भी पढ़ना पड़ जाए
तो 15 घंटे तो आप मिनिमम पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि 15 घंटे पूरे साल पढ़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन आखिरी 1 महीने आप कर सकते हैं जब आपका जीवन बदलने वाला हो। तो इस चीज को याद रखिए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत, ये भी देखिए करंट ही है, इसका क्या जवाब होगा? ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो याद रखेंगे कौन सा देश है जिसने शामिल होने से इनकार किया? अर्जेंटीना। अच्छा, ब्रिक्स देशों की बात कर रहा है। ब्रिक्स, बात करें ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना हुआ 2006 में। ब्रिक्स देशों का एक बैंक चलता है, उस बैंक का नाम क्या है? ब्रिक्स के बैंक का नाम, तो इसके बैंक का नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक की स्थापना कब हुआ? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुआ था 2014 में, जब देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है संघाई चीन में। हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? संघाई चीन में। अच्छा, बात करें अगर आप समझ पाए, इसकी स्थापना 2006 में हुआ, और ये जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे इसका नौवां सदस्य देश कौन सा बना? पेपर में बहुत पूछा गया है नौवां सदस्य देश। नौवां सदस्य देश कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ब्रिक्स का नौवां सदस्य देश कौन बना है। तो ब्रिक्स का जो नौवां सदस्य देश बना है वो कौन बना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17। मेरी थोड़ी सी आवाज आज डबल कर रही होगी क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत तेजी से, लेकिन मैं आपकी कंटिन्यूटी के लिए सोचा कि आज की क्लास जरूर ले लूं। ये बच्चों को मदद करेगा जिनका एग्जाम काफी नजदीक आया है। तो मेरे त्याग को असफल मत होने दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, बहुत पढ़िएगा, और रिजल्ट के बाद एक छोटा सा कमेंट अपना जरूर कीजिएगा। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था? 5 बार बता चुका हूं इस क्लास में। 500 और 1000 की मुद्रा को प्रचलन से क्या किया गया था? बाहर किया गया था। भारत में नोटबंदी कितने तरह से हुई है? 3, 1946, 1978 और 2016। स्वतंत्रता के बाद भारत में नोटबंदी कितने तरह हुई है? 2, 1978 और 2016। 1946 में जो नोटबंदी हुई थी वो स्वतंत्रता का समय नहीं था, भारत आजाद हुआ था 1947 में। प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पर है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पर है? तो अपराध है लखनऊ में। मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो याद रखेंगे जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर। मैंने कई बार बताया है, गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य कौन है? तो याद रखेंगे असम। और लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन है? सबसे अंतिम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया, जीएसटी को लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। जीएसटी सबसे पहले किस देश में आई थी? तो फ्रांस में आई थी। कब आई थी? 1954 में आई थी। जीएसटी भारत में किस देश से आधारित है? कनाडा से आधारित है। जीएसटी में कितने प्रकार से टैक्स लिया जाता है? 4 प्रकार से टैक्स लिया जाता है, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी में सबसे सर्वाधिक टैक्स किस पर, कितने प्रतिशत का होता है? 28% का होता है। जीएसटी से किसको बाहर रखा गया है? तो याद रखिएगा स्टैम्प जो पेपर आता है उसे बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है, शराब को बाहर रखा गया है, अफीम को बाहर रखा गया है पेट्रोलियम से। जीएसटी परिषद की सदस्यों में संख्या कितनी होती है? जीएसटी परिषद के 33। इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। आगे चला जाए, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाते, कहां पर भाग लिया है? तो ऑप्शन ए सही है, मथुरा। क्या है इसका सही जवाब? तो याद रखेंगे मथुरा। तो आज का ये 20 क्वेश्चन है, आप जरूर बताइए आपका कितना सही हुआ 20 में से। और आने वाले क्लासों में आपको किस पर वीडियो चाहिए ये भी हमें जरूर बताएं। और याद रखिएगा आपको नौकरी इस बार लेकर ही जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तैयारी का जो भी आपको मिला है 28-29 दिन, ये आपके जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है।
अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तकदीर बन जाएगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जीवन भर आप पछताते ही रहेंगे और आपको दिल्ली बम्बई में चक्कर काटना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।